नमस्कार, मैं राजेश सुतार और एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अम्ल एसिड क्या होता है और क्षार यानी कि बेस क्या होता है, और एक बात पढ़ी गई है सॉल्ट यानी कि लवण क्या होता है। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन को त्याग देते हैं। जबकि सारक की बात की थी तो जो सारक थे वो अम्ल के विपरीत दिशा में काम करते हैं, यानी कि लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि जो लवण होता है वो अम्ल और सार के द्वारा एक यौगिक का निर्माण होता है, वही लवण कहलाता है। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हमने एक अम्ल लिया था जबकि एक सार लिया था। अम्ल और सार का योग करके हमने लवण और जल का निर्माण किया। किस प्रकार हमने एक अम्ल लिया HCl प्लस सार लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके द्वारा हमें NCl और H2O मिला। यानी कि हम इस रिएक्शन में कह सकते हैं कि जो अम्ल प्लस सार आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो एक लवण और साथ में जल का निर्माण होता है। तो इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम बात करेंगे सूचक के बारे में। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर्स कहते हैं। किस प्रकार बात करेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंडिकेटर्स यानी कि सूचक। सूचक का यूज किस लिए किया जाता है? क्योंकि सूचक का यूज इसलिए किया जाता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो आपके पास पदार्थ उपस्थित है वो अम्लीय है या क्षारीय, उसका पता लगाने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय होना का यानी कि आपके पास जो भी सब्सटेंस उपस्थित है वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसका पता लगाने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। हमने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। तो हम किसी भी केमिकल लैब में जाके किसी भी पदार्थ को सक नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें सूचक का उपयोग किया जाता है। सूचक क्या होते हैं? जब अम्ल के संपर्क में आते हैं या क्षार के संपर्क में आते हैं तो ये अपनी अवस्था और अपनी जो कलर होता है वो चेंज कर देते हैं। तो हम बात लिख सकते हैं कि अम्ल या क्षार किसी सूचक के संपर्क में आते हैं तो सूचक अपनी अवस्था या रंग में परिवर्तन कर देता है, जिससे
पता चलता है कि यह तथा अम्लीय है। यानी कि सूचक होते हैं वो किसी भी अम्ल या क्षार के संपर्क में आते हैं तो ये अपनी अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि वो पदार्थ आपके पास उपस्थित है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो अब हम बात करेंगे कि जो सूचक होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं और वो अम्ल के संपर्क में आने पर अपना रंग किस प्रकार परिवर्तित करते हैं और क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग किस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं। अब सूचक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सूचक का पहला प्रकार होता है प्राकृतिक सूचक। जिसे हम नेचुरल कहते हैं। प्राकृतिक सूचक जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। और प्राकृतिक सूचक में हमारे पास दो सूचक उपस्थित होते हैं, एक होता है लिटमस और दूसरा होता है टर्मरिक। जो हमने बात की थी दो प्रकार के होता है, एक होता है लिटमस और दूसरा होता है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी को हम टर्मरिक कहते हैं। हमें पता है कि जो लिटमस होता है वो जब अम्ल के संपर्क में आता है तो नीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि बेस के संपर्क में आने पर लाल से नीले में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जो हल्दी होती है वो अम्ल में के संपर्क में आने पर अपने रंग में परिवर्तन नहीं करती है, जबकि क्षार के संपर्क में आने पर अपने रंग में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार जो आपके पास प्राकृतिक सूचक होते हैं वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और जो प्राकृतिक सूचक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लिटमस पत्र और एक होता है हल्दी। हल्दी को कहते हैं टर्मरिक। इस प्रकार आपके पास प्राकृतिक सूचक की बात होती है। अब होता है संश्लेषित सूचक, क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो आपके पास संश्लेषित सूचक होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। सिंथेसिस। संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेथिल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोफ्थैलिन। नाम याद रखना, मेथिल ऑरेंज और एक होता है फिनोफ्थैलिन। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है और दूसरा होता है फिनोफ्थैलिन। इस प्रकार सूचक की बात की जाती है। सूचक वो होते हैं जो किसी भी अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है संश्लेषित सूचक। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि उसमें हमने बात की थी लिटमस पत्र और हल्दी के बारे में। जबकि दूसरा है आपके पास में संश्लेषित सूचक। जो संश्लेषित सूचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेथिल ऑरेंज, एक होता है फिनोफ्थैलिन। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संश्लेषित सूचक के नाम बताइए, तो आपको लिखना है मेथिल ऑरेंज एक होता है,
फिनोल्फ्थैलिन सूचक। तो इस प्रकार सूचक का कंसेप्ट था वो क्लियर होता है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखें। बात पे बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षार जब धातु के संपर्क में आते हैं तो किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। अम्ल और क्षार की धातुओं के साथ में रासायनिक विक्रिया। इसमें पहला है अम्ल के साथ में धातु किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। तो अम्ल के साथ में धातु विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल जब धातु के साथ में विक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माना आपके पास में ऐसे है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जब जिंक धातु के साथ में विक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और H2 गैस उत्सर्जित होगी। ये आपके पास है HCl, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, जबकि जो ये है आपके पास जिंक है, जिसे हम जिंक कहेंगे, और ये आपके पास में जिंक क्लोराइड है NaCl। जबकि ये आपके पास में हाइड्रोजन गैस है। तो हमने देखा कि जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ में विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि अम्ल के साथ में धातु के विक्रिया के बारे में बताइए तो आपको लिखना है कि अम्ल जब धातु के साथ में विक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HCl जो कि एक प्रकार का अम्ल है, जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि अम्ल जब धातु के साथ में विक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हम क्षार के बारे में देखते हैं। की बात करेंगे कि क्षार जब मेटल के साथ में विक्रिया करता है तो कौन सी रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। तो B है बेस के साथ में क्षार के साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो क्षार होता है वो धातु के साथ में विक्रिया करके लवण और H2 गैस को बाहर निकालता है। क्षार जब धातु के साथ में विक्रिया करता है तो लवण और H2 गैस को उत्सर्जित करता है। हम एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार होती है। क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, धातु में जिंक ली, तो आपके पास में जो बनने वाला होगा वो बनेगा Na2ZO2 प्लस H2। ये होता है आपके पास में जिंक सल्फेट, जबकि ये होता है आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके दो अणु हैं। यानी कि बेस की बात की जाए तो क्षार जब धातु के साथ में विक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। किस प्रकार
OH Zn के साथ में विक्रिया करेगा तो Na2ZnO2 और H2 गैस का उत्सर्जन करेगा। या फिर आपके पास NOS, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे आप जानते हो जिंक होता है ये। जबकि ये आपके पास है Na2ZnO2, इसे कहते हैं सल्फेट, जबकि ये आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार की रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि जब अम्ल भी होता है वो भी जब धातु के साथ में विक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जबकि जो बेस होता है वो भी सिंपल से विक्रिया को प्रदर्शित करता है। बात करेंगे कि जो अम्ल और आपके पास जो क्षार था वो जब धातु के साथ में विक्रिया की थी तो उसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित थी। तो अब उस हाइड्रोजन गैस का पता किस प्रकार लगाएंगे, एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। तो किस प्रकार देखते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे टेस्टिंग ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाते हैं उसके द्वारा समझते हैं। आपके पास ये कोई स्टैंड है, या आपके पास कोई स्टैंड है, यहाँ पे कोई आपकी परत नहीं लगी हुई है जो यहाँ से कनेक्ट है, इसे हम कहते हैं परत नली। इस परत नली के अंदर कुछ जिंक के टुकड़े रखे हुए हैं। अब इसके अंदर हमने HCl मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था वो हमने इसके अंदर मिला लिया, तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में रिएक्ट करेगा। यानी कि आपके पास में एक स्टैंड है, अब स्टैंड में एक परत नली है, परत नली में जिंक के कुछ टुकड़े दिए हुए हैं और ऊपर से हमने HCl को मिला दिया। अब इस परत नली में हमने एक पाइप डाली, जो कि पाइप जाती हुई सीधी एक टब बार में जाएगी। इस प्रकार एक पाइप है, जो कि एक टब दिया हुआ है, उस टब के अंदर जाएगी। यहाँ पे इसमें साबुन वाला पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जब ये रिएक्ट करेगी तो इसकी रिएक्शन किस प्रकार होगी, जब HCl Zn के साथ में विक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और H2 गैस उपस्थित हो जाएगी। तो जिंक क्लोराइड तो इस परत नली के अंदर उपस्थित हो जाएगा, जबकि जो हाइड्रोजन गैस होगी वो यहाँ से रिलीज होकर सीधी स्टब पार के अंदर प्रवेश करेगी। तो यहाँ से फटफट की आवाज में कुछ बुलबुले दिखाई देंगे, फटफट की आवाज में कुछ दिखाई देंगे बुलबुले। के साथ में, और यहाँ पे एक मोमबत्ती भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें पता चलता है कि जब जो साबुन का पानी होता है उसके घोल के अंदर जब हाइड्रोजन गैस प्रवेश करती है तो एक फटफट की आवाज में ध्वनि सुनाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि इस रिएक्शन के द्वारा हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और यदि इसमें यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती
तो जो हमने मोमबत्ती यहाँ पे रखी थी जली हुई, वो यहाँ पे सीधी बुझ जाती। तो इससे हम परीक्षण निकाल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो फटफट की आवाज में बुलबुले उत्पन्न करती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मोमबत्ती को भी बुझा देती है। तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि आपके बुक्स में दिया हुआ है, चित्र भी, डायग्राम भी दिया हुआ है, पास से आप देख के पढ़ सकते हो। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्लास में और भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।